हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो इसमें पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है, कौन कौन सी वो तीन प्रोसेस है जिसके लिए वर्क डन निकालना, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। अब हम इसका डेरिवेशन ड्रॉ करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। तो इसके लिए बस हमें कुछ जो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको वो बस आपको याद रखना है, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स आइसोथर्मल वर्क डन निकालेंगे। हम इसके लिए वर्क डन निकालेंगे। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये जो पी और ये वी डायग्राम है, इसमें से हमने ये जो आइसोथर्मल वाला ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया अलग से ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये यहाँ पर क्या था, ए बी सी वन डी। तो यहाँ पे हमने सेम ABC1 D, प्रेशर P1 प्रेशर P2 बाकी सब सेम है, ठीक है। अब देखिए, अब अच्छा जैसे हमें वर्क डन निकालना होता है तो मैं वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया रहता है, ये जो एरिया है, ये डिफाइन करता है कि वर्क कितना किया। तो मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये जो है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, मतलब कर्व अंडर द पीवी डायग्राम सॉरी, जो है ये हमें क्या देता है, ये जो पूरा एरिया है वो हमें वर्क डन देगा। मतलब वर्क डन अगर मुझे, अब ये देखिए मैंने मैं यहाँ से शक किया, ये कंप्रेस किया, ये डिस्चार्ज किया, तो ये इतना ही काम किया, ये तो कुछ किया नहीं, ये कुछ किया नहीं। तो जो ये एरिया, यही हमारा वर्क डन हुआ क्योंकि हमने यहीं पे काम किया है। तो एरिया जो है हमारा क्या होगा, ए बी C1 D। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ABC1 D। तो ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। अब हम ABC1 D को किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ABC1 D को हम लिख सकते हैं कैसे, ये हो गया हमारा A' D C1 और हाँ C1 और C1 डैश, ओके, ठीक है। तो A' D C1 डैश, मतलब ये हमने पूरा एरिया ले लिया, ये पूरा यहाँ तक, और प्लस करेंगे, प्लस ये वाला एरिया पूरा प्लस करेंगे। तो ये वाला एरिया कितना है, C1 B डैश और C1 डैश। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हमने क्या किया, ये वाला एरिया पूरा निकाल लिया। अब हमें ये चाहिए तो हम ये पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो माइनस यहाँ पे जैसे कि A' डैश, ठीक है। अब एरिया ये वाला कितना है, A' D C1 डैश कितना है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल आपको पढ़ाया था कि अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, P2, तो ये हो गया P2। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, V2, मतलब V1 पहले ये था, फिर जब कंप्रेस किया तो V2 हो गया, तो ये V2 हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ P2 और यहाँ से आता P2, तो हो गया P2 इंटू V2, ओके। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके लिए जो वर्क डन होता है वो ये होता है, ये मैं आपको भी बताता हूँ ये कहाँ से आया। तो फिर इसके बाद ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका वर्क डन है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये वाला ये है A' डैश। तो इसमें क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है V1 और यहाँ से यहाँ तक P1, तो ये हो गया P1 इंटू B1। तो ये नॉर्मल सिंपल सा आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया हमने, तो हमें ये इसका वर्क डन निकाल गया। अब ये देखिए ये कहाँ से आया, 2.3 P2 V2 log 10 V1 अपॉन V2। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एरिया हमने लिया, ये जो एरिया है, ये एरिया हमने ये अलग से यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ हमने लिखा, अब क्या होता है, अब वर्क डन बराबर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन मतलब जैसे मुझे काम करना है, जैसे ये पेन है तो मैं इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इसको फोर्स लगा के मैंने इसको आगे खिसका दिया, मैंने
कुछ वर्क किया, मैंने इसको फोर्स लगा, इसको आगे खिसका दिया, तो मतलब मैंने कुछ वर्क किया। तो कितना वर्क किया है, मतलब ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में फोर्स इनटू डी एक्स मतलब बहुत ही कम रेंज के लिए हमने लिया है। तो जैसे मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वर्क डन में, हाँ, जैसे कि मैं इस पर क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये जो है इस तरीके से, जैसे मैं इस पर फोर्स लगाया तो ये पीछे तरह जाएगा, ये मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाए, मतलब ये जो लेट्स से यहाँ पर कुछ था x और ये आ गया यहाँ पे, ये dx हो गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये जो x है, ये पिस्टन पे डिपेंड करता है कि पिस्टन कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया f इंटू डी एक्स। अब ये होता है f जो होता है फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो हमने यहाँ पे फोर्स के इज इक्वल टू लिख दिया P इंटू ए, तो ये dx। अब जो हमने बताया था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, तो हमने एरिया इंटू लेंथ करके ये वॉल्यूम लिख दिया। वॉल्यूम लिखने के बाद हमें P इज इक्वल टू पता है हमें क्या होता है P। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार इक्वेशन आएगी तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। तो अगर हमें ये P निकालना हो तो हमने कहेंगे MRT डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ इसको यहाँ पर पुट कर दी। अब पुट करने के बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 या T2 कुछ भी लिख दो, सब सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है MRT2 अपॉन V dV। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया 0 से W वर्ग, और यहाँ पर हमने किया V2 से V1। हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हमने पहले स्मॉल वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम में हम जो है पूरा वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए V2 से V1 लिया। V1 से V2 क्यों लिया, क्योंकि हम कम से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से कम नहीं जाते हैं, हम इसमें कम से ज़्यादा जाते हैं, मतलब V2 कम है V1 ज़्यादा है, तो कम फिर ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम। अब ये MRT2, अब चूँकि डेरिवेटिव तो V का है तो इसलिए हम V को सिर्फ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर ले लिया, फिर मैंने इसको 1/V को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log E V, log E MRT2 ये रहेगा, वर्क डन बराबर MR, फिर इसको 1 पहले V1 पुट करेंगे फिर V2 पुट करेंगे। अब जो log A माइनस log B क्या था, log A अपॉन B, तो ये हो जाएगा log V1 अपॉन V2, log V1 अपॉन V2। अब MRT2 बराबर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था PV इक्वल MRT, तो अगर T2 हो गया तो MRT2 हो गया P2 V2, तो यहाँ पे हमने रख दिया P2 V2 log E। जब log E को log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा जो वर्क डन है आइसोथर्मल के लिए ये आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वहीं से आई है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये जो है हमारा, अब क्या होगा ये देखिए। अब चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब अगर हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, ठीक है। अब इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में तो क्या है, ये दोनों सेम है, T1 T2 तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी सेम है, तो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसा करना है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V2 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों से। अब बचेगा क्या, 2.3 P1 V1, और यहाँ पर हमने P2 V2 की जगह P1 V1 रख दिया है, तो ये हो जाएगा P1 V1 log R कहाँ से आता है, R जो होता है वो प्रेशर रेशियो होता है, प्रेशर रेशियो होता है P2 अपॉन P1, यानी ये P2 अपॉन P1। अब P2 अपॉन P1 से अगर हम यहाँ से निकालें P2 अपॉन P1 तो आ जाएगा, हमें मिलेगा क्या, V1 अपॉन V2। अगर हम यहाँ से निकालें, चूँकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम यहाँ पे R लिख सकते हैं, तो यहाँ पर V1 अपॉन V2 को हम R लिख सकते हैं। R लिखने के बाद या फिर इसको हम जैसा कि
P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो था, ये किसके लिए था प्रोसेस, ये थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो जिसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस फिर से क्या बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस वह होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए जो है हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइसेंट्रोपिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है।